अस्सलामुअलैकुम, मेरे भाई गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। जनाब असली मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ मुनीबा आसिफ, और मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से और जनाब दुनिया मीडिया ग्रुप की तरफ से आप लोगों को आज का दिन, जुम्मे का दिन बहुत बहुत मुबारक। और आज का दिन अच्छे तरीके से मनाइएगा, जुम्मा पढ़िएगा जाकर, और हम सब के लिए भी दुआ जो है ना वो ज़रूर कीजिएगा। आज भी हमने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर बात करनी है कि हमने किस तरह अपनी ज़िंदगी में से जो उलझने हैं या जो प्रॉब्लम्स, जो तकलीफ़ें हमें पहुंच रही होती हैं, उनका हल किस तरह निकालना है। क्योंकि इंसान कभी कभार बहुत ज़्यादा उलझन का शिकार हो ही जाता है। ज़िंदगी है ही 100 किस्म के मसलों का नाम है, तो परेशान या बेचैन होना हमारे लिए बड़ी आम सी बात हो गई है, मगर हम शायद ये भूल जाते हैं कि हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल ज़रूर होता है। इसलिए कहा जाता है कि एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सोल्यूशन, और उससे निमटते निमटते इंसान बहुत कुछ सीखता है। मगर परेशानी की हालत में ये भी होता है कि वो हल हमारी नज़रों से ओझल रहता है, और यूँ हमें लगता है कि जैसे ज़िंदगी यहीं पे ख़त्म हो गई है। आंखों के सामने जैसे तो मुकम्मल अंधेरा आ जाता है, और ऐसी हालत में अमूमन हम अपने अज़ीज़ व अक़ारिब या बिलख़सूस वो लोग जो समझदार होते हैं, या वो लोग जो हमें समझते हैं, हम उनकी तरफ भागते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो कभी किसी की रहनुमाई से हमें वो अपना जो सल्यूशन होता है वो भी मिल जाता है, मगर कभी कभी हमें कहीं से भी कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। हम उस सिचुएशन को ना अपने ऊपर अजाब समझ रहे होते हैं, लेकिन दर हकीकत यही वो वक्त होता है कि जब हमारी ज़ात की बहादुरी, हमारे मयार को आजमाया जा रहा होता है, और हमें ख़ुद भी पता चल रहा होता है कि हम कहाँ पर लैक कर रहे हैं, हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और ये भी लाजमी नहीं है कि जो मसला है वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ या फिर करियर के मुताल्लिक ही हो। ये भी हो सकता है कि वो मसला हमारी ज़ाती ज़िंदगी से मुताल्लिक हो सकता है, हमारी घरेलू ज़िंदगी से मुताल्लिक हो सकता है, या फिर हमारी जज्बाती ज़िंदगी के बारे में भी हो सकता है। ये मसला हमारी अखलाकियात का भी हो सकता है, या किसी के साथ आपसी जो चपकलिश होती है, किसी से नाराज़गी होती है, उसका भी हो सकता है। क्योंकि ये वो छोटे छोटे मसले हैं जो हमें ज़्यादा परेशान करते हैं हमारी लाइफ में। हमारा जो दिमाग होता है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और जब बार बार कम्युनिकेट करने के बाद भी वो जो मसला है वहीं खड़ा रहता है ना, तो हम और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब सवाल यहाँ पर ये बनता है कि हम इन मसाइल का सामना करें तो करें कैसे। अगर आपने गौर से सुना हो ना, तो शायद इस सवाल का जवाब मेरी उसी बात में है कि ये जो मसले हैं ये बुनियादी तौर पर हमारी शख्सी इक़्तिदार की आजमाइश हैं। क्योंकि कोई भी डायरेक्ट हल तो है ही नहीं है यहाँ पर, और ना किसी स्कॉलर के पास है और ना ही किसी आलम के पास है। तो उनका हल है क्या? अब मेरी ये बात आप लोगों ने ज़रा गौर से सुननी है कि मसला चूँकि आपकी या हमारी अपनी ज़ात का ही है, तो याद रखना है कि उनका हल, उनका जो सॉल्यूशन है वो भी आपकी अपनी ज़ात ही में से निकलेगा। कोई और हमारे मुतालिक इतना नहीं जान सकता है जितना हम खुद अपने मुतालिक जानते हैं। और ये मसले किस वजह से हैं और ये कैसे हल होंगे, इन सारी बातों का जवाब हमारे अंदर ही मौजूद होता है। मसला ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं ना, तो इसलिए हमें समझ नहीं आती है कि हमने करना क्या है, या वो जो सॉल्यूशन होता है जो बिल्कुल सामने हमारे होता है वो हमें नज़र नहीं आ रहा होता। तो जब भी ऐसा हो, हमें सिर्फ़ अपनी ज़ात में गौताज़न होना चाहिए, अपनी ज़ात को एक्सप्लोर करना चाहिए, सारी कहानी को लेफ़्ट राइट करके अपने सामने रख कर ख़ुद अपनी अकल से फ़ैसला करना चाहिए। और इस अमल में जो सबसे आखिरी और बहादुरी वाला काम है ना, वो ये है कि हमें वो फ़ैसला करके उस पर कायम भी रहना है। क्योंकि अमूमन क्या होता है, जज्बाती मामलात में हम बहुत जल्दी करते हैं और अपने फ़ैसले भी बहुत जल्दी ले भी लेते हैं, और उन्हें नज़रअंदाज भी बहुत जल्दी कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। ऐसे मसलों का यही हल होता है कि आपने सबसे पहले अपने आप से डिस्कस करना है उन चीज़ों के बारे में, और अगर मसला आपकी ज़ात का है, आपसे रिलेटेड है, आपकी किसी भी कह लें कि ज़िंदगी के हवाले से है, किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ के हवाले से है, तो आपके पास उसका सलूशन मौजूद होता है। बस आपने थोड़ा सा गौर व फिक्र करना होता है, चीज़ों को कह लें कि इधर से उधर देखना होता है कि
ये इसका हल कहाँ से निकल सकता है, मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं इसके मुतालिक। तो ये चीज़ें होती हैं कि एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सोल्यूशन। हमें लगता है कि हमारी जो प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितनी भी परेशानियाँ, जितने भी मसाइल होते हैं उनका कहीं ना कहीं हल मौजूद होता है, और हल मेरे ख्याल से पहले मौजूद होता है, परेशानी बाद में आती है, लेकिन हम परेशानी को सबसे पहले ही चूज़ करते हैं। तो इसलिए बड़े गौर व फिक्र के साथ अपनी चीज़ों को ना हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। तो अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ एक्सरसाइज के हवाले से बात कर लेते हैं। अली रज़ा भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, फ़िटनेस ट्रेनर हैं, तो उनकी तरफ चलते हैं और आज की एक्सरसाइज देख लेते हैं कि वो क्या सिखा रहे हैं। गाइस, मैं हूं आप लोगों के साथ अली रज़ा भट्ट, और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आज हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। और इसके अंदर हम लोग आज बहुत सा वर्कआउट करने वाले हैं, और मैं आप लोगों को इसके साथ बताता चलूं कि आज जो हम वर्कआउट करेंगे ये आप लोग जिम में भी कर सकते हैं, ये आप लोग अपने घर पर भी कर सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए भी कर सकते हैं, और अब फैट बर्न करने के लिए भी कर सकते हैं। आपको इसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं, छोटी सी एक स्पॉट चाहिए और आपको कुछ वक्त चाहिए, 10 to 15 मिनट्स अपने लिए निकाला करें ताकि आप लोग एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकें। तो आज हम करेंगे आज का फर्स्ट वर्कआउट। तो मैं आप लोगों को गाइड करता हूं। जैसे ही आप लोग एक जगह पे खड़े हैं, आपके पास सबसे पहले वाटर बॉटल होनी चाहिए। अगर आप डंबल्स के साथ करना चाहें तो 2 kg से ज़्यादा हैवी आपने डंबल कैरी नहीं करना। अगर डंबल के साथ करना चाहें तो उसके भी कर सकते हैं, खाली हाथ से करना चाहें वैसे भी कर सकते हैं। ये बिगनर्स के लिए भी है, ये जो वर्कआउट ऑलरेडी ज्वाइनिंग पे हैं जिम में वो भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट वर्कआउट है हाई नीज। 1 2 1 2। आपने अपने हाथ को स्ट्रेट रखना है और अपने नीज को हाइट तक लेकर आना है। 1 2। हैंड्स को नीचे नहीं लेकर जाएंगे, नीज को हैंड तक लेकर आएंगे। 1 2 1 2। अगर आप लोग एक्सपर्ट हैं, आप लोग अपना वर्कआउट काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, तो आप लोग इसको अच्छी स्पीड में भी कर सकते हैं, लाइक 1 2, राइट। तो इस तरह आप लोगों का फर्स्ट वर्कआउट आज का कंप्लीट हुआ। सेकंड वर्कआउट मैं आप लोगों को बताता चलूं, ये आप लोगों के बेली फैट के लिए भी है, आप लोगों की एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए भी है। वो है स्ट्रेट लेग किक, या आप लोग इसको फ्रंट लेग किक भी बोलते हैं। हाथ जो है आपका लेफ्ट हैंड, ये आपने फ्रंट बेली पे या लेफ्ट बैक साइड पे रखना है। दूसरा हाथ आपका स्ट्रेट अप जाएगा और आपने इससे करना है किक। 1 2 3। अगर आप लोग बिगनर हैं, आप लोगों को नहीं, आप लोगों का से बैलेंस है हो रहा कैरी, तो आप लोग किसी भी जगह को कैरी करके भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने किसी स्पॉट पे हाथ रख लिया है और आपने फ्रंट लेग किक। 1 2 3। साइड व्यू से भी आप लोगों को दिखाता चलूं कि आप लोगों का हाथ या फ्रंट पे है या बैक पे है। तो आप लोग फॉर एग्जांपल फ्रंट पे हाथ रख रहे हैं, स्ट्रेट अप। 1 2 3। इसी तरह जितने आप लोग राइट साइड पे करेंगे, फॉर एग्जांपल राइट साइड पे आप रेपिटेशंस कर रहे हैं 10 12 15 20 25 50, तो इसी तरह आप लोगों ने लेफ्ट साइड पे भी, लाइक अब आपका राइट हैंड फ्रंट या बैक पे, स्ट्रेट अप लेफ्ट हैंड। 1 2 3। तो इसी तरह आपने राइट और लेफ्ट दोनों पे इक्वल साइड्स कंप्लीट करनी है, ताकि आप लोगों की जो दोनों साइड्स हैं वो इम्बैलेंस ना हो, या आप लोगों की जो दोनों साइड्स हैं वो एक जैसी क्रिएट हों। तो इसी के साथ हम थर्ड वर्कआउट की तरफ चलते हैं। थर्ड वर्कआउट जो है वो आपकी साइड्स के लिए है। इसके अंदर आप लोग इंटरवल ऐसे देंगे कि आपका फर्स्ट वर्कआउट और सेकेंड वर्कआउट, अब फॉर एग्जाम्पल आपने राउंड 1 किया था हाई नीज, देन फ्रंट लेग। तो इसी तरह अब आप लोगों ने इसको शफलिंग करनी है। अब आप लोगों ने करना है हाई नीज, देन 20 टाइम्स फ्रंट लेग, हाई नीज एंड देन फ्रंट लेग। इसी तरह ये इंटरवल्स के साथ आप लोग चलेंगे ताकि आप लोगों का वर्कआउट हाई इंटेंसिटी पे चला जाए। एंड देन अब थर्ड वर्कआउट की तरफ आज मैं चलूंगा। थर्ड वर्कआउट क्या है आपका? साइड लेग रेजेस। साइड लेग रेजेस से क्या है, जो आपकी साइड्स के लिए होगा। इसमें आप सेम लाइक दैट हाथ फ्रंट या बैक पे रख सकते हैं। हाथ अब आपने जो डायरेक्शन फ्रंट पे थी, अब वो आपकी डायरेक्शन साइड पे होगी। साइड से आपका जो फुट है इसको आपने स्ट्रेट नहीं रखना, अब आपने इसको साइड पे कैरी करना है। लाइक 1 2 3। आपका लेग 90 डिग्री तक जाना चाहिए और आपका जो हैंड है वो भी ऊपर से 90 डिग्री तक आना चाहिए, ताकि दोनों आपस में एग्जैक्ट टाइम पे एग्जैक्ट लोकेशन पे मीट करें। लाइक 1 2 3। अगर आप इसको प्रॉपर अच्छे एंगल में करेंगी तो आपके साइड्स बहुत जल्दी फैट बर्न की तरफ जाएंगे। तो इसी तरह हम लोग अब दूसरा साइड भी लगाना शुरू करेंगे। आपका राइट हैंड फ्रंट या बैक पर होगा और हाथ स्ट्रेट अप।
1 2 3। ये भी आप लोगों का 90 डिग्री पे मीट होना चाहिए। और देन अब हम लोग के 3 वर्कआउट्स कंप्लीट हो गए हैं। 4th वर्कआउट की तरफ चलते हैं। 4 वर्कआउट के लिए आप लोगों ने अपना जितने आप लोगों की शोल्डर की विड्थ है उतने आप लोगों ने पाँव अपने ओपन करने हैं। एंड देन आप लोगों ने स्क्वाट करना है 1। हाथ आप लोग स्ट्रेट भी रख सकते हैं, हाथ आप लोग अपने शोल्डर्स पे भी रख सकते हैं, हाथ आप लोग स्ट्रेट डाउन भी रख सकते हैं। लेकिन क्या है, साइड व्यू से भी मुझे देख लें एक बार। स्ट्रेट व्यू, डाउन नहीं देखना आपने, स्ट्रेट सामने की तरफ देखना है। चेस्ट ऊपर, बैक पीछे। 1 2। बैक स्ट्रेट रखने का मकसद ये है कि आप लोगों का बैक स्टिफ ना हो जाए, बैक का मसल पुल ना हो जाए। सो दैट्स वाई आप लोगों ने बैक का बहुत ख्याल रखना है, अपने पाँव की विड्थ का बहुत ख्याल रखना है। सो मुझे दीजिए इजाज़त, आज का वर्कआउट कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़। ठीक है जी, अली रज़ा भट्ट हमारे साथ मौजूद थे। अली बहुत शुक्रिया। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, गर्मियों का मौसम है और गर्मियों में हम सबको भूख नहीं लगती है, तो ऐसी कौन सी खुराक है, ऐसी कौन सी डाइट है जो हमें लेनी चाहिए? और ये आम तासुर है कि गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही ना भूख का जो एहसास है वो कम होने लगता है। ना सुबह के वक्त ठीक से खाया जाता है और ना ही रात के वक्त खाने को दिल करता है, जिसके नतीजे में सेहत पर एक बुरा असर भी पड़ता है। कुछ खाने को दिल नहीं करे तो फिर सेहत का ख्याल हमने कैसे रखना है? तो कौन सी डाइट लेनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, किस वक्त खाएं और कितना खाएं, किस खाने से या कौन सी ऐसी ग़िज़ाओं से परहेज़ करनी चाहिए, और बच्चों की ख़ास तौर पर सेहत का ख्याल हमने कैसे रखना है, और जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चे बच्चियां हैं वो अपनी सेहत का ख्याल कैसे रख सकते हैं, उन्हें कौन कौन सी डाइटरी हैबिट्स अपनी बेहतर करने की ज़रूरत है, इस पर बात कर लेते हैं। समरीन रज़ाक हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन हैं। समरीन, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं, आप कैसे मैं हैं? भी बिल्कुल ठीक ठाक। समरीन, गर्मियाँ आते ही ना हमारी भूख मर जाती है और प्यास की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है। तो भूख ना लगने की वजह क्या है गर्मियों में? अच्छा मुनीबा, ऐसा नहीं है कि गर्मियों में भूख नहीं लगती, कम हो जाती कम है। हो जाती है। उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, भूख लग रही होती है लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिस वजह से हम खा नहीं पा रहे होते हैं। और जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी हाइड्रेशन है, क्योंकि हमारी बॉडी डिहाइड्रेट जब होती है तो हमें लेथार्जी फील होना शुरू होती है, हमें हेडेक का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। जब इस तरह के सिम्टम्स हमें महसूस हो रहे होते हैं तो वो हमारा ऑटोमेटिकली खाने पे दिल उठ सा जाता है और दिल कर ही नहीं रहा होता। अगर आप लेथार्जी महसूस कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उठने में, आपका दिल ही नहीं कर रहा, तो वो भूख अगर आपको होगी भी तो हम वो अपने जो एपिटाइट को सुप्रेस कर रहे होते हैं, हम खा ही नहीं रहे होते, जिससे हमारी स्टमक की हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, स्टमक हेल्थ डैमेज होना शुरू हो जाती है। और जब मैदे में ऑटोमेटिकली गर्मी हो जाती है तो तब वैसे ही हमें भूख कम लगना शुरू हो जाती है। जिसमें डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हम कौन सी चीज़ें ऐसी ले रहे हैं जिस वजह से हमें हाइड्रेशन को फेस करना पड़ रहा है, हमारी बॉडी डिहाइड्रेट की तरफ ज़्यादा जा रही है। पानी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और लोग कहते हैं कि हम ज़्यादा पानी पी नहीं सकते। पी नहीं सकते। एक नॉर्मल इंडिविजुअल्स को हम जब बात करते हैं कि आपने 8 से 10 गिलास पानी पी लें तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा पानी है, और वो लोग नहीं। तो इस तरह के फिर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ये इस तरह की चीज़ें लेनी चाहिए जो आपको आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखें। और जब आपकी बॉडी हाइड्रेट रखेगी तो हमारा स्टमक, हमारी इम्यूनिटी ऑटोमेटिक ठीक होंगी। जब स्टमक की हेल्थ प्रॉब्लम होती है ना, स्टमक हमारा डिस्टर्ब होता है, तब ये सारी चीज़ें फेस होना शुरू हो जाती हैं। लोगों को कॉन्स्टिपेशन का इशू फिर रहना शुरू हो जाता है, वो कम खाते हैं, फाइबर का इंटेक उस तरह ले नहीं रहे, तो कोई भी फ्रूट्स खा रहे हैं तो उसका छिलका उतार देते हैं, फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा लोग कर रहे होते हैं, उसमें छिलके का इस्तेमाल नहीं होता है। तो जिस वजह से फाइबर हमारी डाइट में कम हो जाता है। इसी तरह जब फाइबर का इंटेक ज़्यादा होगा नहीं तो कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम्स आएंगे, डाइजेशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। एक तो मौसम ऑलरेडी बहुत गर्मी हो रही होती है, आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है,
जब आप पानी पिएंगे नहीं और उसके अलावा जब आपको स्वेटिंग भी होगी तो बॉडी ज्यादा हमारी डिहाइड्रेट की तरफ जाएगी। अच्छा, जिससे हमें बहुत ज्यादा सर में दर्द रहती है। लेकिन ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से, एक तो चले पानी नहीं पी रहे हैं उसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो डिहाइड्रेट हो रही है, लेकिन कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हो रही होती हैं जिनकी वजह से, जिनका हम इंटेक ज़्यादा कर रहे होते हैं और हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो रही होती है? जिसमें फ्राइड आइटम्स बहुत ज्यादा, फर्मेंटेड जो हमारे पास चीजें होती दूसरा हैं। चाय भी चाय कैफीन है हाँ। इसमें, और फिर इसमें चीनी भी हम डाल देते हैं और चीनी से बहुत जल्दी प्यास लगना शुरू हमें होती है। तो ये वाले फैक्टर होते हैं। लोग फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल बहुत कर रहे होते हैं, लोग मशरूबात बहुत ज्यादा पी रहे होते हैं और उसमें चीनी डाल रहे होते हैं, क्योंकि वो दिल नहीं कर रहा होता खाली पानी पीने का, तो हम कहते हैं कि कोई शरबत अंदर डाल दें या कोई फ्रेश जूस पी लें कि जिसकी वजह से हाइड्रेशन हो जाए, लेकिन वो हमें डिहाइड्रेशन की तरफ लेके जा रही होती है। अब जब आप चीनी का इस्तेमाल उसमें कर रहे हैं, जब आप अपने फ्रूट को ब्लेंड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो जब हम पानी के अंदर सिर्फ चीनी पिएंगे तो वो हमें डिहाइड्रेट की तरफ लेके जाएंगे। तो मशरूबात लें, ज़रूर लें, लेकिन एक उसका मेथड देखें और वो मशरूबात लें जो आपके लिए, बॉडी के लिए हेल्थी हैं एक्चुअली। जैसे हम फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं, जैसे लोग कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे होते हैं, दूध सोडा का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं लोग, हमारे पास जामे श्री का इस्तेमाल ये इस तरह, और स्लश वगैरह बहुत, ये सारी अनहेल्थी मशरूबात होते हैं। और अगर हम गन्ने का रस को ले लें और उसको बहुत ही प्योरिटी के साथ बनाया जाए और एक हेल्थी तरीके से उसको इस्तेमाल करें तो वो बहुत अच्छा और बहुत उसके बेनिफिट है हमारी बॉडी हेल्थ के लिए। और इसके साथ अगर हम देखें कि वाटरमेलन का आप फ्रेश जूस इस्तेमाल कर लें, आप उसमें चीनी बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करें। और वाटरमेलन में ऑलरेडी जो उसमें कैलोरीज भी ज़्यादा नहीं होती, उसमें मीठा बहुत कम होता है। तो लेकिन कुछ टाइमिंग भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती हैं जो फ्रूट्स को स्पेशली लेके, कुछ मिथ ऐसे हैं और कुछ टाइमिंग इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो लोगों को चाहिए, जैसे सत्तू हमारे पास गर्मियों में लोग इस्तेमाल करते हैं। अब सत्तू एक बहुत अच्छी चीज़ है और उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं हमारे लिए, और लेकिन अगर उसको आप एक अच्छे मेथड जो है ना, हम किस वे से ले रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल गर्मियों में कर रहा होता है। तो जब हम अपनी डेली लाइफ में पानी को या फिर कुछ इस तरह की फ्राइड आइटम ज़्यादा ले रहे हैं तो वो हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट करती है। तो जब डिहाइड्रेशन को देखते हैं तो वो भूख लगने वाला प्रोसेस हम मिक्स आउट कर देते हैं। तो क्या मेथड किस तरह का होना चाहिए अगर हम लोग मशरूबात का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, या जिस तरह आपने सत्तू की बात की, अगर हमने वो भी बनाना है घर में, तो क्या मेथड होना चाहिए हमारा? हमारे यहाँ चीनी को लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, स्टीविया आजकल मार्केट में है, जैसे शक्कर हो गई, आप शक्कर के साथ सत्तू इस्तेमाल कर लें, आप उसकी क्वांटिटी कम कर लें, आपको एक टेस्ट भी डिफरेंट लगेगा नॉर्मल पानी से। और अगर हम शक्कर के साथ उसको ले रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है चीनी की एज कम्पेयर टू चीनी। और लेकिन लोग अगर जामे श्री की मिसाल है तो वो ऑलरेडी बहुत मीठा है, उसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज हैं। हमारे यहाँ लोग वो डिस्क्रिप्शन में कुछ भी पढ़ते नहीं है और उसको वैसे, बट उनको मीठा खाने की आदत है तो वो उनके साथ और मीठा ले रहे होते हैं। जो मीठा है वो हमारी उस एट इंस्टेंट जो हमारी प्यास की चीज़ को ख़त्म करता है, लेकिन आफ्टर उसके फौरन बाद दोबारा हमें आपको ज़्यादा प्यास लग जाती है, और वो ज़्यादा प्यास आपको लग रही होती है। और एक बहुत ज़्यादा ठंडा पानी जो लोग इस्तेमाल करते हैं उससे आपकी प्यास खत्म नहीं होती है। तो ये भी एक फैक्टर है। और उन लोगों को अगर ये बताया जाए कि बहुत ठंडे पानी से वेट गेन भी होता है, तो लोग फिर छोड़ सकते हैं, अदरवाइज तो नहीं छोड़ सकते। वरना बल्कि ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है। अच्छा, वेट गेन होता है ज़्यादा ठंडा पानी पीने से, क्योंकि आपकी प्यास खत्म नहीं हुई, आपको एपिटाइट की और अभी स्टिल ज़रूरत है। अगर आप लूके वार्म जो हमारा नॉर्मल पानी पी लेते हैं तो उसके बाद आपको कुछ देर आपका दिल नहीं करता खाने को, कुछ खाने तो जब वो ईटिंग फैक्टर अंदर आ जाता है तो वो ऑटोमेटिकली इस पे हमारी हेल्थ पे इम्प्लीमेंट हो रहा होता है। अच्छा, हम जैसे पीने की बात करें, क्या क्या पी सकते हैं? अब जैसे हमारे घरों में चले हम कोई शरबत नहीं पी रहे हैं, जो बाहर से आर्टिफिशियल शरबत आते हैं जिनमें ऑलरेडी कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है, शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हम अब नींबू पानी हम घर में बनाते हैं, जैसे शिकंजबीन कहते हैं, वो बनाते हैं, अब उसके अंदर भी हम चीनी डालते हैं, अब उसका क्या करें? अब लेमन सिट्रस फ्रूट्स में आता है और लेमन में ऑलरेडी कोई इतने ज़्यादा शुगर नहीं होता, और वो हमारे पास बहुत से लोग बहुत सी रेसिपीज़ में यूज़ कर रहे होते हैं, स्किन ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर रहा होता है। और लेमन हमारी जो स्टमक हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जब आपने बात कर दी हम चीनी उसमें ऐड कर रहे हैं, वो जो चीनी वाला फैक्टर है वो आपको डिस्टर्ब कर रहा होता है, फिर आपकी स्टमक हेल्थ को भी, आपको प्यास ज़्यादा लगेगी,
अदरवाइज सिकंजमीन को अगर आप वैसे ले रहे हैं तो वो बहुत अच्छा एक हमारे पास पानी हो जाता है, लेकिन आप चीनी अगर डाल रहे हैं तो फिर आप उसकी क्वांटिटी को बहुत मेंटेन रखें, आप उसमें चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करें। ब्लैक पेपर हो गया उसके साथ, लेकिन चीनी बहुत कम डालें। चीनी बहुत कम डालें। बाकी जो ऑल्टरनेट्स हमने बताए हैं आपको, स्टेविया, गुड़, या फिर आप शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके टेस्ट है, उसका टेस्ट बड्स डेवलप होने की बात है। लेकिन कौन कौन से ऐसे खाने हैं जो हम खा सकते हैं घर में इस तरह के, जो बना सकते हैं जिससे हम अच्छा फील करें, हाइड्रेटेड भी फील करें, और हमें ये ना हो कि पता नहीं, क्योंकि गर्मियों में ना दिल खाने को नहीं करता, और सामने पड़ा भी होता है ना तो ऐसे गर्मी सी लगने शुरू हो जाती है कि हम खाएंगे फिर पसीना आएगा और ये सारी चीज़ें होंगी। तो ऐसे कौन कौन से खाने, ऐसे कौन कौन से सब्जियां हैं जो हमें फ्रेश फील कराती हैं वो खाने से? अच्छा, अगर मुनीबा आप देखें तो गर्मियों में मोस्टली हमारी जो सब्जियां हैं वो भी ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा ऑयल में बनने वाली हैं। जैसे हमारे भिंडी और करेले हो गए, ये भी ऑयल में बनते वगैरह हैं। हो गई, ये बहुत ज़्यादा ऑयल में बनते हैं। और जैसे आपने बात की कि जब सामने खाना आता है तो वो दिल ही नहीं करता है। यही चीज़ें होती है जो सर्दियों में बहुत लजीज लग रही होती हैं। पराठा हमें ये बहुत फैसिनेट कर रहा होता है और हमारा दिल कर रहा होता है, क्योंकि उस टाइम आपका इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचर डिफरेंट होते हैं। बट समर में आपका एक्सटर्नल और इंटरनल बॉडी टेम्परेचर डिफरेंट होते हैं। तो जब आपका टेम्परेचर डिफरेंट होता है तो बहुत से लोगों के मूड स्विंग भी डिफरेंट हो रहे होते हैं। तो गर्मियों में कोशिश करना चाहिए ये ऑयली वाली चीज़ों से बहुत ज़्यादा परहेज करें। ग्रीसी फूड जितने भी हैं इनको अवॉइड करें, और कुछ इस तरह की चीज़ें जो आपको फैसिनेट करें, जिनको आपको देख के दिल कर रहा हो। मोस्टली लोग, जैसे हम मिंट की बात कर रहे हैं और चटनी इसकी बनती है, उसको खाने के साथ जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके अंदर का जो टंग का टेस्ट है, जुबान का टेस्ट चेंज होगा, और वो डिफरेंट तरह से मेथड से बन रही होती हैं। तो जब आप बच्चों को, या बच्चे जो भी है स्पेशली कॉलेज गोइंग या बच्चे जो स्कूल जाते हैं, उनको जब इस तरह की चीज़ें देंगे तो उनकी ज़ुबान एक डिफरेंट टेस्ट लेगी, जिस वजह से उनका कुछ खाने को दिल करेगा। बाकी अगर हम देखेंगे फ्राइड आइटम्स हमारे घरों में अगर बन रही हैं या बाहर से हम खा रहे हैं, जब आप वो खा रहे हैं और ऑटोमेटिकली उसी टाइम पे अगर आपको हाइड्रेशन होती है तो बहुत से लोगों के ब्लड प्रेशर के उनको लो होना शुरू हो जाता है और ग्लूकोज आपका बहुत डाउन समहाउ हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें बहुत फेस करना पड़ जाती हैं। आगे तो वैसे भी और ज़्यादा गर्मी पड़ेगी और टेम्परेचर जो है और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा, तो इसलिए अपनी डाइट का ख्याल रखना है। दूसरा, जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि अपने डाइट का ख्याल तो रखना है, पानी का भी इंटेक करना है, साथ ही साथ चिया सीड्स का आजकल बहुत ज़्यादा बात हो रही है, या तुक मलंगा जिसे कहा जाता है, बेसल सीड्स, उसकी बात हो रही है कि उनके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको हाइड्रेटेड रखती हैं काफ़ी देर तक, जब आप उनका इंटेक कर लेते हैं। तो वो क्या रोज़ हम कर सकते हैं? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि फिर उसकी तासीर ठंडी भी होती है, तो वो आपके लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो इस हवाले से भी थोड़ा सा बता दें हमें। अगर हम चिया सीड की बात करें तो चिया सीड लोग बहुत शौक से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तुक मलंगा, और इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। अब जब आप गर्मियों में, तो वैसे हमें गर्मी लग रही होती है, अंदर बाहर हमारा अंदर का टेम्परेचर भी बहुत गर्म होता है, तो जब आप इस तरह के मशरूबात सुबह में पी रहे हैं ना, तो वो आपको फ्रेश महसूस करते हैं। अच्छा। और जब हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर बिल्कुल कूल होगा ना, क्योंकि हम यही कहते हैं समर में इस तरह की चीज़ें लें जो ठंडी हैं, जो आपको अंदर से कूल महसूस करवा रही होती हैं। तो चिया सीड के बारे में ये भी है कि उससे आपका वेट लॉस के लिए भी हम रेकमेंड कर रहे होते हैं, और बहुत से लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर उसको नेचुरल वे में जो लोग वेट लूज कर रहे हैं तो वो करते हैं, लेकिन बहुत से लोग जो हेल्थी इंडिविजुअल है वो दूध के साथ इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। चिया सीड विद दूध और कुछ जामे शीरी, उसको एक स्मूथी टाइप, एक फ्रेश जूस टाइप बना के उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ये जो इफेक्ट है ये हमारे लिए ज़्यादा विंटर में होता है कि विंटर में डेली नहीं उसको इस्तेमाल करना चाहिए। और विंटर में फिर अगर आप कर रहे हैं तो नीम गर्म या लूके वार्म जो वाटर हमारे पास नॉर्मली होता है उसके साथ इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे बादाम का शरबत हो गया, और इस तरह के अगर आप सुबह मॉर्निंग में प्री ब्रेकफास्ट में ले रहे हैं तो ये एक हेल्थी चीज़ होती है। इससे आपको अंदर जब ठंडक होगी तो फिर बहुत से लोग कुछ खाने की तरफ बढ़ते हैं कि थोड़ा बहुत खा लेते हैं, और पूरा दिन आपका वो जो एक कह लें कि हाइड्रेशन लेवल है वो भी थोड़ा सा मेंटेन रहता है इन तमाम चीज़ों के हवाले से। अच्छा, जिस तरह इमली आलू बुखारे का शरबत हम लोग पी रहे होते हैं, बाहर से भी ख़ासतौर पर हम लोग तो बाहर से पी रहे होते हैं, घर में कौन बनाए और किस तरह बनाया जाए, तो वो भी अच्छा है गर्मियों में पीने के लिए।
अगर आलू बुखारे का अगर शरबत की बात की जाए तो जब आप बाहर से लेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा फैंसी मिलता है, उसका टेस्ट भी डिफरेंट होता है घर से, और वो टेस्ट हमें ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। हाँ। क्योंकि उसमें बहुत सी ऐसी, अब हमें आपको नहीं पता हाइजीन का ख्याल कितना किया गया था बाहर और इन चीज़ों को अगर देखें, लेकिन अगर आप घर में इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो एक अच्छी चीज़ है। इमली आलू बुखारा हमारे जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है उसको मेंटेन करता है। आलू बुखारे से भी हमें बहुत सी कूलनेस महसूस हो रही होती है, लेकिन इफेक्ट्स वही है कि उसको बनाना है और बहुत अच्छे तरीके से बनाना, उसमें चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल। आलू बुखारा ऑलरेडी मीठा होता है, इमली आपको बहुत खट्टा मीठे का टेस्ट दे रही है। तो जब आप इस तरह का जो लेंगे, अपनी टंग आपकी ज़ुबान इस तरह का फ्लेवर लेगी तो वो ज़्यादा बेटर है विद कि अगर आप उसको शुगर में करें। तो अगर आप शुगर इस्तेमाल करेंगे तो उस एक गिलास की जो कैलोरीज है वो बढ़ जाएगी। तो वो कैलोरी मेंटेन करने के लिए, हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए उसको नेचुरल तरीके से इस्तेमाल करें, लेकिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घर पे इस्तेमाल करें वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, दूसरा क्या जो सब्जियों का भी आजकल बहुत ज़्यादा ना डिफरेंट सब्जियां मिलाकर ग्रीन वेजीज़ का भी जूसेस पिए जा रहे हैं, फिर अलग से मतलब डिफरेंट कलरफुल जो है ना वेजीज़ होती हैं उनके भी जूसेस पिए जा रहे हैं हाइड्रेट करने के लिए खुद को। कौन कौन पी सकते हैं, कौन कौन नहीं पी सकते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर डायबिटिक लोग हैं वो किस तरह का जूस पी सकते हैं, उनके लिए क्या बेनिफिशियल हो सकता है? जिनको हाइपरटेंशन का मसला है वो किस तरह का पी सकते हैं, और जो नॉर्मल है जिन्हें कोई भी मसला नहीं है वो किस तरह का पी सकते हैं? अगर हम बात करें डायबिटीज़ पेशेंट की, उनको ऑलरेडी उनको वैसे ही बहुत प्यास लगती है, और समर में तो वैसे ही फिर उनका, और क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक दिन ब दिन जा रही होती है, तो उनको उनका हाइड्रेशन जो लेवल है उसको मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब अगर वो लोग सब्जियों का, आपने जैसे बात की कुकम्बर हो गया, और बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं स्पिनच का, इस तरह के अगर वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत बेनिफिट है। क्योंकि उसमें उनको कोई शुगर का चीज़ नहीं मिल रही, वो उनके लिए एक नॉन सा बन जाता है और कैलोरीज भी मेंटेन उनकी हो जाती है उसमें। लेकिन एक बात है, कुछ लोगों को कुछ सब्जियों से इचिंग होना शुरू हो जाती है और उनको वो चीज़ें सूट नहीं करती, इस तरह के जूसेस, उनकी जो ज़ुबान उनको वो फ्लेवर पसंद ही नहीं आ रहा होता, तो उन लोगों को अवॉइड करना चाहिए, वो दूसरे फ्रूट्स की तरफ आ जाएं। लेकिन फ्रूट्स डायबिटिक पेशेंट को चाहिए कि जो फ्रूट्स जिस फ्रूट्स का भी उन्होंने फ्रेश जूस इस्तेमाल करना है तो उसका शुगर देख के कि कौन सा ऐसा फ्रूट है जिसकी मेंटेनेंस उनके लेवल के लिहाज से मतलब आ रही हो। लेकिन अगर हेल्थी इंडिविजुअल है, बहुत से लोग वेट लूज के लिए बहुत सी सब्जियों का पी रहे होते हैं जूस वगैरह, तो वो एक हेल्थी चीज़ है, उसके ज़्यादा आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। लेकिन जब आप एक्सेस की तरफ जाएंगे किसी भी चीज़ की तरफ, तो क्योंकि स्पिनच में हमारे पास आयरन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, और अगर आप उसका ले रहे हैं और एक अच्छे मेथड से घर में खुद बना के ले रहे हैं तो वो एक अच्छा। लेकिन जब आप एक्सेस की तरफ जाएंगे तो फिर ब्लड प्रेशर हाई होने के रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं। क्योंकि जो स्पिनच है वो डाइजेशन आपकी बॉडी में जल्दी डाइजेस्ट नहीं होती, उसको टाइम लग रहा होता है अपनी बॉडी में डाइजेस्ट होने में। तो विद डिफरेंट फ्रूट्स के कॉम्बिनेशन के साथ जो कॉम्बिनेशन आपस में मैच हो रहे हैं उनके साथ ले सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात की है कि आपने ज़्यादा भी इस्तेमाल नहीं करना है किसी भी चीज़ का, वो भी आपको नुकसान की तरफ लेकर जा सकती है। तो क्योंकि आज हम बात कर रहे थे कि जनाब गर्मियों में क्यों हमें भूख नहीं लगती और किस तरह हम अपनी एपिटाइट को बढ़ा सकते हैं, जिन खानों की तासीर ठंडी है हम वो खा सकते हैं, और साथ ही साथ जो समर की जो ड्रिंक्स होती हैं या जो घरों में हम शरबत बना रहे होते हैं उनके अंदर क्या क्या हमने चीज़ें जो है ना वो इंक्लूड करनी, शामिल करनी है और उनको पीना है। हमारे साथ समरीन मौजूद थी, समरीन रज़ाक। थैंक यू सो मच समरीन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। बहुत ही खूबसूरत और अपने आज के सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। चूँकि
2 दिन पहले जनाब यकुम मई को यौम मज़दूरा मनाया गया है, आलमी दिन था मज़दूरों के हवाले से। और ये जो सिलसिला है ख़ास तौर पर मज़दूरों के आलमी दिन, ये 1886 में ये सिलसिला शुरू हुआ था कि जो मज़दूर थे, जो वर्कर्स थे, वो अपने बुनियादी हक़ के लिए सड़कों पर निकले, उन्होंने एहतजाज किया। और ये सिलसिला अभी तक जारी है कि जो आज का मज़दूर है वो भी तमाम तर अपनी जो सहूलियात, जो बुनियादी सहूलियात हैं, उनसे महरूम है। और अगर देखा जाए तो इस्लाम में भी मज़दूर की उजरत के हवाले से वाज़ेह अहकामात हमें मिलते हैं कि मज़दूर को उसका जो पसीना है खुश्क होने से पहले ही उसकी मज़दूरी दे देनी चाहिए। और अल्लाह के यहाँ रिज़्क़ हलाल के लिए बाहर निकलना इंतहाई ही अहम और ज़रूरी भी है। तो अल्लाह के नज़दीक मज़दूर का अजर बहुत ज़्यादा है। आज का जो मौजू है वो मज़दूरों के हुकूक़ के हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के हुकूक़ जो है वो वज़ा किए गए हैं इस्लाम में। तो उस पर बात करने के लिए डॉक्टर पीर तारिक शरीफज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर स्कॉलर हैं। डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं जागो लाहौर में। और बहुत ही खूबसूरत जो नात पढ़ी है, कलाम पढ़ा है आसिफ महमूद साहब ने, नात ख़ान है आसिफ साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आज क्योंकि यकुम मई को यौम मज़दूरा गुजरा है, आलमी दिन मनाया गया है मज़दूरों के हवाले से, तो क्या हुकूक़ हैं मज़दूरों के हवाले से जो इस्लाम ने वज़ा किए हुए हैं? बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। और ये जो बैनुल अक़वामी सतह पर मुख्तलिफ़ कम्यूनिटीज़ के हुकूक़ के हवाले से दिन मनाए जाते हैं, यकीनन ये खैर पर मबनी अमल है और इसकी जितनी सताइश की जाए इतनी कम है, इस एतबार से कि उस ख़ास दिन के तनाज़ुर में फिर जो इंसानी ज़िंदगी के अंदर कहीं कमी मौजूद होती है, कहीं हक़ तलफ़ी हो रही होती है। एक तो हुकूक़ से आगाही हासिल होती है लोगों को, और फिर अगले दर्जे पे जहाँ जहाँ कहीं किसी को ये महसूस होता है कि गैर शऊरी तौर पर या शऊरी तौर पर उस ख़ास शोबा ज़िंदगी से वाबस्ता लोगों की हक़ तलफ़ी हो रही है, उनके हुकूक़ की अदायगी के हवाले से काम करना शुरू किया जाता है। तो इस हवाले से बड़ा एक खैर पर मबनी अमल है। दुनिया तो एक दिन जो है वो हुकूक़ के, मज़दूरों के हुकूक़ के हवाले से मनाती है, लेकिन दीन रहमत एक ऐसा खूबसूरत निज़ाम हयात है कि वो कुल वक्ती तौर पर मज़दूरों के हुकूक़ के हवाले से हमें और आपको बाखबर रखता है। आप ये देखें कि इससे बढ़कर क्या इज़्ज़त अफ़ज़ाई हो सकती है कि मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मैदान जिहाद में अमल करने वाले लोग हैं उनकी फ़जीलत भी बयान की, उनके लिए भी अजर का वादा फ़रमाया। रातों को इबादत करने वाले लोगों के लिए भी, दिन को रोज़े रखने वाले लोगों के लिए भी बहुत सारी फ़जीलतें बयान हुई। लेकिन मज़दूरों के हुकूक़ जो हैं उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन आलारफ़ अल्फाज में फ़रमाई। हुज़ूर ने फ़रमाया अल-कासिबु हबीबुल्लाह, का जो अपने हाथ से कमाने वाला है वो तो अल्लाह का दोस्त है, यानी अल्लाह उसको अपना दोस्त रखता है। आप तसव्वुर कीजिए ना कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक नौजवान जो बज़ाहिर तवानाई से भरपूर, उमंग से भरपूर, तेज़ कदमों के साथ किसी सिमत में जा रहा है, तो असहाब कहते हैं कि क्या ही अच्छा होता, जंग की तैयारी होने जा रही है और असहाब उसके लिए इकट्ठे हैं, और एक नौजवान जो है वो गोया तेज़ रफ्तारी से हुजूर के सामने से गुजरता है, और असहाब आपस में कहते हैं क्या ही अच्छा होता कि अगर ये अपनी ये तवानाई और ये जो एनर्जी है इसको अल्लाह के रस्ते के अंदर खर्च करने के लिए इस्तेमाल करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना ना, तो हुजूर को इल्म था कि ये जो शख्स था ये मजदूरी के लिए जा रहा है। तो हुजूर ने पूछा साहब से कि ये कहाँ जा रहा है? कहा या रसूलल्लाह ये तो रोज़ी रोटी कमाने जा रहा है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया कि अगर ये शख्स इस नीयत से रोज़ी कमाने के लिए तेज़ कदमों से बढ़ रहा है कि ताकि वापस पलटकर अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी और बच्चे के लिए जो है वो रोज़ी का बंदोबस्त कर सके, उनके लिए बेहतर रिज़्क़ का बंदोबस्त कर सके, तब भी ये अल्लाह के यहाँ पसंदीदा है। और फरमाया अगर ये अपने वालिदैन के पेट भरने के लिए, उनकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए मेहनत मुशक्क़त पर घर से निकला है, तब भी अल्लाह के यहाँ ये बड़ा पसंदीदा है। हत्ता कि हुजूर ने यहाँ तक फरमाया कि अगर ये अपनी औलाद और वालिदैन के हुकूक से भी दस्तबरदार हो चुका है, यानी इस पर बराह रास्त कोई जिम्मेदारी नहीं है, महज इस नीयत से रिज़्क़ कमाने के लिए, मजदूरी के लिए घर से निकला है कि इसे अपना हाथ किसी के सामने फैलाना ना पड़े, अपनी खुददारी को, अपने वकार को बरकरार रखने के लिए इस मेहनत से, मुशक्क़त से गुजर रहा है, तो हुजूर ने फरमाया तब भी ये अल्लाह की निगाह में अल्लाह के रस्ते में जिहाद करने वाले से ज़्यादा अफजल अमल के ऊपर है, और अल्लाह ने इसके लिए उससे ज़्यादा इसके अंदर अजर रखा हुआ है। और फिर आप ये देखें ना कि इस तरह हुजूर ने उस ज़माने के अंदर जहाँ यानी तमाम तबकात ज़िंदगी जो है उनका इस्तेसाल हो रहा था, उनकी अकतलफ़ी हो रही थी। आप तसव्वुर कीजिए कि उस मुआशरे के अंदर मज़दूरों की किस दर्जे पर इस्तेसाल हो रहा होगा, अकतलफ़ी हो रही होगी। कई कई दिन काम करवाने के बाद जब रोज़ी देने का मामला आता था
उनके साथ तय की हुई उजरत जो है वो वापस करने का मामला आता था तो जो देने वाला हुआ करता था वो बदनीयत हो जाता, बेलिहाज हो जाता और अपने कबीले का रोब देते हुए, अपने वसाइल का रोब देते हुए उसको, यानी उसकी जान की जो है उसको धमकी लगाता और उसको मजबूरन वो इतने दिनों की मेहनत जो है उसकी मजदूरी वहाँ छोड़ना पड़ती। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें कि आपने किस तरह उनकी इज़्ज़त अफजाई फरमाई। तारीख़ हमें बताती है ऐलान नबुव्वत हुजूर ने 40 बरस की उम्र में फरमाया ना, लेकिन हुजूर का मामूल ये है कि जिस वक्त हुजूर 25 बरस की उम्र में सैयदा मोहसिना इस्लाम सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का सामान तिजारत लेकर जाते हैं तो आपके साथ मैसरा नाम का एक गुलाम खिदमतगार जो है वो भी साथ लगा दिया जाता है और जिसे हजरत खदीजतुल कुबरा जाते वक्त ये नसीहत करती हैं कि तुमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कोई मुशक्कत नहीं आने देनी है, हर मुशक्कत को खुद उठाना है और इनकी हर बात को मानना है, इसके ऊपर आगे से आर्गूमेंट नहीं करना, कोई तौजीह पेश नहीं करनी, कोई दलील पेश नहीं करनी। जब जनाब मैसरा वापस आते हैं तो बाद में आपको अल्लाह ने दीन की नेमत भी अता की, आपने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त अकबरस पर इस्लाम भी कबूल किया, इसलिए आप सहाबी भी हैं। तो जनाब मैसरा जो हैं जब वो वापस आए तो हज़रत खदीजतुल कुबरा ने उनसे पूछा कि इनके बारे में तुम्हारी क्या राय है इतने दिनों में। तो उन्होंने जो 2-3 बातें की, ज़रा उससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो एक मज़दूर के बारे में मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में किस आला दर्जे की मोहब्बत और शफ़क़त पाई जाती है। जनाब मैसरा कहते हैं कि ये मैंने बेशुमार अरब कबाइल के सरदार जो हैं उनके साथ सामान तिजारत लाने ले जाने का फरीज़ा सर अंजाम दिया है। कहते हैं ये पहली हस्ती हैं जिनको मैंने देखा है कि अगर किसी जगह पर इतनी छाँव मैसर है कि जिसमें एक आदमी खड़ा हो सकता है तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे छाँव में खड़ा किया और खुद धूप में खड़ा होना जो है वो गवारा किया। अगर किसी मकाम पर इतना खाना मैसर आया कि वो एक आदमी के पेट भरने के लिए काफ़ी था, मेरे इसरार करने के बावजूद एक तो हुजूर ने मुझे अपने साथ बिठाया, जो अरबों के यहाँ कोई रिवाज नहीं था, अपने साथ बिठाया, खाना शुरू किया। कहते हैं मैं मुरव्वतन के खाना कम है और हुजूर जो है वो खा ले, मैं इशार कर लूंगा। तो हुजूर ने जब ये मेरा रवैया देखा तो हुजूर ने अपना हाथ खींच लिया और कहा कि जब तक तुम पेट भर के नहीं खा लोगे उस वक्त तक मैं दोबारा थाली में अपना हाथ नहीं रखूंगा। तो कहते हैं कि हुजूर ने उस अंदाज में उस वक्त से जो है उनके साथ। और फिर जनाब मैसरा के बारे में तारीख ये बताती है कि जनाब खदीजतुल कुबरा ने जो उनकी उजरत तय की थी वो तो उनको दी गई, लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उजरत के अलावा जब आप वापस पलटे तो जो हुजूर को नफ़ा हुआ, हुजूर ने अपने नफ़े में से भी एक हिस्सा जो है जनाब मैसरा के हाथ के ऊपर रखा और उन्होंने फिर उसके ऊपर आपके साथ एक मोहब्बत का अकीदत का इज़हार किया। हुजूर के यहाँ मजदूरों के मामले में इस दर्जे की आला जो है वो उसने इंतज़ाम पाया जाता है कि हुजूर ने ये फरमाया कि जब भी किसी, एक तो ये मारूफ हदीस हम सब ने सुन रखी है कि पसीना खुश्क होने से पहले उसकी उजरत जो है वो दे दी जाए, लेकिन उससे भी पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि किसी भी हाजतमंद को जिसने काम लेना है उसको ये जायज़ नहीं है कि वो किसी मामले काम की भी उजरत तय किए बगैर उस काम को शुरू करवाए। हमारे यहाँ अमूमन मुरव्वतन जब आप काम का आगाज करते हैं तो काम करने वाला मजदूर वो भी ये कहता है जो आपको मुनासिब लगे दे दीजिएगा, और हमारी भी ये कोशिश होती है कि तय न करना पड़े। बाद में वो यही बात जो है दोनों के दरमियान गिले का, शिकवे का और किसी दर्जे पे ज्यादती का जरिया बनता है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक तो उजरत पहले तय कर लेनी है, फिर हुजूर ने फरमाया कि दूसरा हक ये है कि पसीना खुश्क होने से पहले उसको अता करनी है। फिर हुजूर ने फरमाया कि अगर उसके काम में कहीं कोई कमी बेशी रह गई है तो उसको बुनियाद बनाकर, उसको बहाना बनाकर उसकी तयशुदा उजरत को कम नहीं करना है, बल्कि वो उजरत जो है उसको उसी अंदाज में वो किया गया। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह अगर इस अंदाज में वो कोई आदमी हमारे काम में नुकसान कर जाता है, कमी कर जाता है, तो हुजूर ने फरमाया कि जो कमी और नुकसान उसके इस अमल की वजह से जाने अनजाने में होता है और तुम उसके ऊपर सब्र करते हो और उसकी असल उजरत में से कमी नहीं करते जो तुमने उसके साथ तय कर ली है, तो अल्लाह अपने गैब के खजाने पर मौजूद एक फरिश्ते को हुक्म देता है कि फलां शख्स ने मेरी रजा के लिए एक मेहनत कश एक मजदूर की हक तलफी नहीं की, उसके साथ जो हक तय किया था वो उसको अदा कर दिया है, उसमें जो कमी कजी थी अपने जिम्मे ले ली है, तो तुम अब वो जो मेरा गैब का खजाना है उसमें से जाकर उसकी कमी बेशी पूरी करो। तो इससे आप अंदाजा लगाइए। फिर हुजूर ने जो अगला हक बयान किया और उसने इंतजाम बयान फरमाया, हुजूर ने ये कहा कि दौरान मजदूरी और मुशक्कत जब वो तुम्हारे साथ हो तो जैसा आपने खुद खाना है वैसे उसको खिलाना है। यानी वो फेज जिस वक्त वो आपके यहाँ आया हुआ है, जब आपके पास काम कर रहा है, तो उस वक्त जनाब अली करमुल्लाह करीम फरमाते हैं आपके यहाँ जोहर का वक्त था तो जोहर की नमाज के बाद कोई आदमी खाना लेकर आया, यानी उसमें खजूरें थी और मशरूब था, तो आपने वो मशरूब और उसका थाल उठाया और जो काम करने के लिए बाहर लोग राज मिस्त्री का काम कर रहे थे, मिस्त्री मकान तामीर करने के लिए मुशक्कत कर रहे थे, आप उनके पास गए और आप
प्याले में उसमें से शरबत डाल डाल के उनको देते और साथ खजूरें जो है ना उनको पेश करते। वो जो लेकर आया था उसने कहा हजरत ये तो मैं आपके लिए लाया था, मेरी तो ये ख्वाहिश थी कि आपकी खिदमत हो, आप तक पहुंचे, तो ये तो इनको तो उजरत तय है, आपने यकीनन इनको इनकी तवक्को से बढ़कर उजरत जो है वो देनी है, इनका हक तो आप अदा कर चुके हैं गोया, या अदा करने की नीयत कर चुके हैं, तो ये खाने में इनको शरीक करने का क्या मतलब है। तो आपने फरमाया कि क्या ये अच्छा ना हो कि मेरे पास अल्लाह का एक मेहमान मजदूर बनकर आए और मैं उसे मजदूर होने के साथ साथ, मेहनतकश होने के साथ साथ अल्लाह का मेहमान समझूं और उसके होने की बरकत हासिल करूं। यानी क्या मतलब कि वो मजदूर तो है ही है, वो अल्लाह का क्योंकि दोस्त है। यानी आम आदमी भी मुसाफिर मेहमान हो तो उसकी ज़ियाफत करने पर भी अल्लाह अजर अता करता है। तो जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का दोस्त करार दे रखा है, वो मजदूर जो अल्लाह का हकीकत में दोस्त है, अगर उसकी मेहमान नवाजी करूंगा तो किस दर्जे पे ज्यादा अल्लाह की खुशनुदी जो है वो हासिल हो सकेगी। और फिर सरकार दो आलम ने फरमाया कि जैसा खुद पहनो वैसा उनको पहनाओ। जनाब अली करमुल्लाह करीम के बारे में ये बड़ी मारूफ बात है कि आपके गुलाम जनाब कंबर आपके साथ थे और ईद के दिन करीब थे तो आपने 2 जोड़े जो हैं वो खरीदे। अच्छा। उनमें एक जोड़ा बेहतर था जो आपकी निस्बत से यानी आपके पहनने का था, और एक दूसरा जोड़ा था जो निस्बतन कम कीमत था। जब आप घर पहुंचे ना तो आपने जनाब कंबर जो आपके गुलाम थे उनको, जो आपकी साथ खिदमतगार थे, आपकी मेहनत मजदूरी में आपके साथ मुआवनत करते थे, आप जो घास काटा करते थे और उसको फिर बेचा करते थे, उसमें आपके साथ वो मुआविन के तौर पे, मजदूर के तौर पर काम भी करते थे जनाब कंबर जो है। सरकार जनाब अली करमुल्लाह करीम ने वो जो बेहतरीन वाला जोड़ा था ना वो उनको दे दिया और जो कमज़ोर वाला था वो खुद ले लिया। तो जनाब कंबर ने कहा कि ये आपको पहनना चाहिए, ये आपकी शान के लायक है, आप जो है वो मेरे आका हैं, मैं आपका गुलाम हूँ। तो आप मुस्कुरा कर कहने लगे कि बेशक ये मामला इसी तरह ही है जैसे तुम कह रहे हो, लेकिन तुम नौजवान हो और नौजवानी में बंदे पर कपड़ा जो है वो ज़्यादा सजता है और उसको ज़्यादा अच्छे कपड़े की ज़रूरत होती है। और कहा कि मैं क्योंकि सन रसीदा हूँ, उम्र रसीदा हो गया हूँ, पुख्ता उम्र में आ गया हूँ, इसलिए मैं कुछ भी पहन लूँगा तो वो मेरे लिए गुजारे के लिए, कफालत के लिए काफ़ी होगा। इसलिए मेरा दिल ये करता है कि तुम्हें, मैंने जैसे अपने रसूल की ज़ुबान से सुना था कि जैसा खुद पहनूं वैसा तुम्हें पहनाओ, तो मेरा दिल आज ये करता है कि तुम्हारी उम्र के हिसाब से, तुम्हारे जोबन के हिसाब से बेहतरीन कपड़ा तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए ये तुम पहनो, और जो निस्बतन कमज़ोर वाला कपड़ा है, सस्ता कपड़ा है, वो मैं पहनूं। तो इस तरह करके सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुकूक बयान किए। और फिर आगे आपने ये फरमाया इसके बाद, यानी बहुत ही एक अहम बात हुजूर ने ये फरमाया कि अगर काम के दौरान कोई ऐसा उसको मुशक्कत आप देते हैं जो उसके यानी उसकी बिसात से बढ़कर है, ऐसा काम जो उसकी ताकत से बढ़कर है। अमूमन ऐसा होता है ना कि हमारे यहाँ 3 मजदूरों का काम होता है और हम एक बंदे को ले आते हैं। अब वो मजबूरन जब हमारे पास पहुंच जाता है तो हम उसे कहते हैं कि भाई अगर तुमने काम करना है, मजदूरी लेनी है तो ये सारा काम करो। हालांकि हमें खुद पता होता है कि ये एक से ज्यादा लोगों का करने वाला काम है। उस बेचारे ने क्योंकि घर अपना रोजी रोटी लेके जाना होती है और फिर आपके पास आ चुका होता है, वो मजबूरन उसको एक्सेप्ट कर लेता है और वो उसके लिए बड़ी मुशक्कत का बायस होता है। हुजूर ने फरमाया कि जब आप किसी आदमी को आपने काम पे लगाना है तो पहले खुद दयानतदारी से ये सोचना है कि क्या ये जो काम मुशक्कत मैं इसके ज़िम्मे करने जा रहा हूँ, क्या मैं खुद अकेला इसको कर सकता हूँ। फिर सोचना है ये जो सामने बंदा खड़ा है जिसके ज़िम्मे लगा रहा हूँ, क्या ये अकेला खुद कर सकता है। हुजूर ने फरमाया अव्वल तो एक आदमी को एक आदमी का काम दिया जाए, और अगर एक आदमी से ज़्यादा बिसात का काम है तो हुजूर ने फरमाया कि उससे एक आदमी का काम लो और बाकी काम में खुद उसकी मुआवनत करो। और ख़ुद तारीख़ हमें बताती है कि जब मस्जिद नबवी की तामीर हो रही थी तो जो मज़दूर वहाँ पर पत्थर उठा के ला रहे थे, तो जो सहाबी जितने पत्थर उठा के लाते, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बढ़कर पत्थर उठा कर लाते। जनाबे सरकार के सहाबी हज़रत अबू तला अंसारी जो है उनके बारे में मारूफ है कि वो 2 पत्थर उठा कर लाते। तो जब हुजूर ने उनको 2 पत्थर लाते हुए देखा, वो जब 2 पत्थर फेंक के वापस पलटने लगे तो उन्होंने देखा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 पत्थर उठा रखे हैं। यानी गोया हुजूर ने उनको ये एक एहसास दिलाया कि जो मेहनत मजदूरी मुशक्कत जिसमें आप लोग शरीक हैं, अल्लाह का वो शानों, इज्जतों, अजमतों, आसानियां तकसीम करने वाला रसूल भी तुम्हारे साथ उस मुशक्कत के अंदर शरीक है। तो इस अंदाज में हुजूर ने उनके हुकूक जो हैं उनके हवाले से हमें जो है वो एक जो है हर लम्हा हर आन। और फिर हुजूर ने ये फरमाया कि अल्लाह क़यामत के दिन वो जो मजदूर जो होगा ना, उसका आलम ये होगा कि वो मजदूर जब जिसकी आपने हक तलफी कर रखी होगी, उसकी तरफ से अल्लाह एक फरिश्ते को वकील मुकर्रर करेगा और वो अल्लाह की बारगाह में जब एक नेक आदमी का नामा अमाल आएगा और वो खुश हो रहा होगा कि अल्लाह की रहमत मेरी तरफ मुतवज्जो हो रही है और मेरे लिए जन्नत का परवाना आने लगा है, ऐन जब जन्नत की बशारत दी जा रही होगी ना, तो वो फरिश्ता उस मजदूर की तरफ से
अल्लाह की वकालत बारगाह करें। में पेश होगा और कहेगा कि परवरदिगार आलम तो इस चीज़ पर कादिर है कि इसे बेहिसाब बख्श दे, बगैर हिसाब किताब के, लेकिन दुनिया में इसने एक मजदूर, एक कमज़ोर आदमी की अकतलफी कर रखी है, इसके मामले को भी अपने ज़ेरे गौर लाया जाए। तो फिर अल्लाह उस मजदूर से पूछेगा कि ए मेरे बंदे, तूने मेरे नाम पर खामोशी इख्तियार की और अपनी अकतलफी बर्दाश्त की। दुनिया के अंदर जब ये ताकतवर था, आज ये ताकतवर नहीं है, आज सारी ताकत कुव्वत मेरे अल्लाह के पास है, तुम बताओ कि अब इसके साथ क्या सलूक किया जाए। तो वो फिर जब उसके दिल में अल्लाह ताला का ये इंसाफ और अदल देखकर वो जो उसका दिल है वो ये कहेगा कि परवरदिगार आलम, मेरा दिल इसकी तरफ से इसको ठंडा हो माफ गया, कर मैं इसे माफ़ करता हूँ, तू भी अपनी शान के लायक इसे माफ़ सुभान फरमा। अल्लाह। उसके इस माफ़ करने के अजर पर अल्लाह उसे भी माफ़ कर देगा, वो जिसके हाथ से ज्यादती हुई होगी, और उसके इस सखावत के अमल पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह फरमाएगा कि उस मजदूर को मुखातिब करके कि तूने दुनिया में सब्र किया और यहाँ सखावत दिखाई। अल्लाह को ये दोनों अमल इतने पसंद है कि अल्लाह तेरे लिए भी मगफिरत का जो है वो परवाना जारी करता है और दोनों को जन्नत जो है वो अता कर दी जाएगी। सुभान अल्लाह कि ये बुनियादी चीज़ें हैं जिनको हमें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए, जिनके ऊपर हमें बात भी करनी चाहिए और गौर व फिक्र भी करना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, जो बसते हैं, जो मजदूरी मेहनत मुशक्क़त करते हैं, हमने उनके हवाले से हक तलफी नहीं करनी है। डॉक्टर पीर तारिक शरीफज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हमने बात की है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।